हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे एक नया सिस्टम जो रहने वाला है हमारे सीवीएस एंड ब्लड के बारे में। तो इस सिस्टम में हम बात करेंगे हमारे ऐसी ड्रग्स जो यूज़ की जाती हैं किसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में और ब्लड डिसऑर्डर्स के अंदर। इसी क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले आज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। वो हमारा क्लासिफिकेशन रहने वाला है हेमेटोनिक्स के बारे में। ठीक है, हेमेटोनिक्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करेंगे, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहने वाला है, क्या इंडिकेशंस रहने वाले हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रहने वाले हैं, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर्स। तो हम बात करते हैं हेमेटिक्स के बारे में। ऐसे सब्सटेंस जो क्या करवाते हों, सब्सटेंस इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल एंड द हीमोग्लोबिन। ऐसे सब्सटेंस जो किसके रिगार्डिंग हेल्पफुल होते हों, फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द आरबीसी एंड द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कराए, मैच्योरेशन कराए, फंक्शनल कैपेसिटी को इंक्रीज करे, रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करें, हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करें। ऐसे सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, हेमेटोनिक्स कहलाते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन या कंपोजिशन की, तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे फर्स्ट होता है हमारे न्यूट्रिशनल फैक्टर के बारे में। ठीक है, हमें कुल मिला के मेडिसिन कौन सी पढ़नी है, एनीमिक कंडीशन के रिगार्डिंग हमें इसमें मेडिसिन के बारे में डील करना है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आयरन साल्ट, मतलब की कंपोनेंट ऑफ द आयरन प्रोटोफायरिन कॉम्प्लेक्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द हिम, मतलब फेरस सल्फेट एंड द ग्लूकोनेट। क्या बात करने वाले हैं हम कि आयरन साल्ट, इसका कंपोजिशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट होते हैं कुछ विटामिन। विटामिन में किसकी बात करें हम, विटामिन B12 के बारे में। मतलब विटामिन B12 मतलब साइकोकोबालामिन एंड फोलिक एसिड बोथ आर यूज्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इन आरबीसी न्यूक्लियर मैच्योरेशन। यानी कि जो विटामिन B12 होता है, साइकोकोबालामिन होता है, वो किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होता है, और फोलिक एसिड किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये डीएनए का क्या करवाते हैं, रेप्लिकेशन कराते हैं, और आरबीसी का जो न्यूक्लियर सेल्स होती हैं उनके मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। अब समझिएगा कि अगर आरबीसी का मैच्योरेशन प्रॉपर होगा, यानी कि बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। वहीं हम बात करें बायोलॉजिकल ग्रोथ फैक्टर की, वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन EPO, recombinant glycoprotein hormone that directly stimulate the bone marrow stem cell and undergoes the erythropoiesis। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे कंपोजिशंस होते हैं जो किसको स्टिमुलेट करवाने में हेल्प करते हैं, हमारे बोन मेरो को में जो स्टीम सेल्स होती हैं इनको स्टिमुलेट कराते हैं। और जो ये स्टीम सेल्स होती हैं ये किसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, बॉडी में हमारे इरिथ्रोपोइसिस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है, नई आरबीसी का फॉर्मेशन, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट होना हमारे क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। नेक्स्ट वहीं हम बात करें एडजुजेंट की, एडजुजेंट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑफ्टन को फॉर्मुलेटेड टू कीप आयरन इन इट हाईली एब्जॉर्ब फेरस स्टेट। क्या करके रखता है, ये फेरस फॉर्म में क्या करेगा, आयरन को रिस्टोर रखने में हमारी हेल्प कर देता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, अंडरस्टैंडिंग सेलुलर एंड मेटाबॉलिक पाथवे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिम प्रोटीन सिंथेसिस की। इन ingested iron bind to protoporphyrin inside mitochondria to synthesis him, restoring blood oxygen carrying कैपेसिटी। क्या देखने को मिलता है कि सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होती है कि ये जो भी सब्सटेंस होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, जब हम इंजेस्ट करते हैं आयरन को तो वो क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं किससे, प्रोटोफायरिन इनसाइड से। यानी कि जो प्रोटोफायरिन्स होते हैं उनसे ऐड हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। बाइंड होने के बाद क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर देता है सिंथेसिस को, किसके, हिम को, मतलब हीमोग्लोबिन से हिम के सिंथेसिस को कर देता है इंक्रीज। अब अगर हीमोग्लोबिन इंक्रीज देखने को मिलेगा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी हमें इंक्रीज देखने को मिल जाती है। वहीं हम नेक्स्ट बात करें डीएनए इन सेल डिवीजन पाथवे के बारे में। विटामिन B12 एंड फोलेट हेल्प मेक द डीएनए। जैसे भी हमने देखा कि विटामिन B12 किस में हेल्प करता है, डीएनए को बनाने में हेल्प करेगा, डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है उसमें हेल्प करता है। कौन कौन, विटामिन B12 एंड फोलेट मेक डीएनए विच अलाउ द रेड ब्लड सेल इन बोन मेरो टू ग्रो एंड डिवाइडेड प्रॉपर्ली। जो किसके रिगार्डिंग वर्क करता है, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके साथ साथ और किसमें हेल्प देखने को मिलती है हमें, कि ग्रोथ करवाता है।
किसकी ग्रोथ करवाता है, बोन मेरो में ग्रोथ कराएगा सेल्स की, और इसके साथ साथ जो सेल्स बन रही हैं उनका डिवाइडेशन प्रॉपरली करवा देता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टेम सेल डिफरेंशिएशन, मतलब इरिथ्रोपोइटिन अटैच टू द अर्ली रेड ब्लड सेल रिसेप्टर हेल्पिंग दीज सेल स्टे अलाइव एंड द ग्रो फास्टर। क्या देखने को मिलता है कि इस टाइप की जो मेडिसिन होती हैं वो किस में हेल्प करती है, हमारे इरिथ्रोपोइटिन को अटैच करवाती है रेड ब्लड सेल के रिसेप्टर से, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, जो इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और अगर इरिथ्रोपोइसिस फास्ट होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसीज का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें डोजेज, रूट एंड प्रिपरेशन के बारे में, कि अब हम देखेंगे कौन कौन सी मेडिसिन हम इसके रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फेरस सल्फेट के बारे में। क्लियर। बात करें इसकी डोज की, तो डोज क्या रहने वाली है हमारे 200 mg इक्विवेलेंट टू द 60 mg एलिमेंटर आयरन। मतलब देखो, अगर आप टेबलेट फॉर्म में यूज करोगे तो अपन को कितना लेना होगा, 200 mg यूज करना है। लेकिन अगर अपन बात करें एलिमेंटर आयरन की, मतलब फूड के रिगार्डिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप ओनली किसके इक्वल हमें देखने को मिलता है, 60 mg के इक्वल देखने को मिलता है। रूट क्या रहने वाला है इसका, हमारे ओरल रूट देखने को मिलेगा। ओरल रूट में मेनली हमें क्या देखने को मिलेगी, टैबलेट फॉर्म में देखने को मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। बात करें इसका हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, टेक ऑन एम्प्टी स्टोमक। डॉक्टर इसको बोलेगा कि आप मे बी पॉसिबल क्या करें, इसको एम्प्टी स्टोमक यूज करें, ठीक है, यानी खाना खाने से पहले यूज करें। इसके वजह से क्या कोज देखने को मिलता है, हमें डार्क कलर्ड फीसेस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो स्टूल का कलर होगा हमें डार्क कलर देखने को मिलेगा। यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या करता हो, आयरन सप्लीमेंट लेता हो, ठीक है, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट क्या करता हो, जैसे कोई आयरन सप्लीमेंट ले रहा है, विटामिन सप्लीमेंट ले रहा है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट की जो फीसेस है, जो स्टूल है, मतलब बॉडी का जो फीकल मटेरियल है, उसका कलर हमें डार्क देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अपन आयरन डेक्स्ट्रोन के बारे में। डोज कैलकुलेटेड इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द हीमोग्लोबिन डेफिशिएट। हम बात करते हैं अगर आयरन डेक्स्ट्रोन की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि इसकी डोज कितनी रखनी होती है, वो चीज डिपेंड करती है किसके ऊपर, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी के ऊपर, कि हीमोग्लोबिन कितना कम है, फिर उतना आप इसको आयरन डेक्स्ट्रोन को यूज करेंगे। बात करें इसके रूट की, तो रूट क्या रहने वाला है, हमारे डीप IM रूट रहने वाला है लाडले, मतलब IM रूट से हमको यूज करवाना है। और IM में भी कौन सा यूज करो आप, टेक्निक जेट ट्रैक टेक्निक को यूज करो IM इंजेक्शन को लगाने की। वही बात करें अगर आपको IV एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो करना होता है हमें स्लो। मैंडेटरी इनिशियल टेस्ट डज टू चेक फॉर द एनाफाइलेक्सिस, यानी कि हमें क्या करवाना है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन को असेस करवा लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिथाइलोकोबालामिन, मतलब विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 की अगर अपन बात करें थेराप्यूटिक डोज की, तो थेराप्यूटिक डोज क्या रहने वाली है हमारे 1000 माइक्रोग्राम, मतलब 1000 माइक्रोग्राम अपन को यूज करना है। इसका रूट क्या रहने वाला है हमारे, मेनली इंट्रामस्कुलर, या फिर अपन बात करें सबक्यूटेनियस। आप किस रूट से इस इंजेक्शन को यूज करेंगे, IM से, मतलब इंट्रामस्कुलर, या फिर अपन बात करें सबक्यूटेनियस लेयर में हम इसको यूज कर देंगे। इसका क्या होता है, रिक्वायर्ड फॉर लाइफ टाइम ट्रीटमेंट इन परनीसियस एनीमिया। जो परनीसियस एनीमिया की कंडीशन होती है, ठीक है ना, परनीसियस एनीमिया की जो कंडीशन होती है उसके रिगार्डिंग इस विटामिन B12 को लाइफ टाइम यूज किया जाता है। इसका कोई डाइटरी सोर्सेज मेनली नहीं होता है, यह आपको क्या करना होता है, IM रूट से इंजेक्शन को लाइफ टाइम लेना होता है। जब भी बॉडी में हमारे रिक्वायरमेंट होती है या अमाउंट कम हो जाता है विटामिन B12 का, तो हमें क्या करना होता है, IM इंजेक्शन लगा लेना होता है। डोज कितनी रखनी होती है इसकी, लगभग हमें 1000 माइक्रोग्राम इसकी डोज रखनी होती है। ये किसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है, परनीसियस एनीमिया का ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट अपन फोलिक एसिड के बारे में, कि फोलिक एसिड क्या होता है, 1 mg टू 5 mg वंस डेली। कैसे यूज करना है अपन को, 1 mg टू 5 mg की जो टेबलेट होगी वो आपको डेली बेसिस पे यूज करना है। डेली बेसिस पे भी कैसे यूज करना है, वंस अ टाइम, यानी कि दिन में एक बार यूज करना है। बात करें अपन इसके रूट की, तो रूट क्या रहने वाला है, ओरल रूट रहने वाला है, यानी कि टेबलेट फॉर्म में हम इसको यूज कर लेंगे। नेवर ट्रीट मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया विदाउट रूलिंग आउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी फर्स्ट।
कभी भी आप इसको किसके रिगार्डिंग यूज डायरेक्टली मत करो, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के रिगार्डिंग। मतलब जब तक आप अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को असेस न कर लो तब तक आप इसको यूज मत करो। बात करते हैं इंडिकेशंस के बारे में कि क्या इंडिकेशन रहने वाली है इन सब मेडिसिन की। तो सबसे मोस्ट कॉमन होता है हमारे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब जिसके अंदर आयरन की कमी आ जाए हमारे बॉडी में, ठीक है। कोज्ड बाय द मेनोरेजिया, किस किस कंडीशन की वजह से देखने को मिल सकता है, मेनोरेजिया की वजह से देखने को मिल सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से देखने को मिल सकता है, सर्जिकल ब्लड लॉस वगैरह, न्यूट्रिशनल लैक और हुकवर्म इन्फेक्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, प्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट द एनटीडी। एनटीडी का मतलब क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यह एक टाइप की पीडियाट्रिक इमरजेंसी होती है, या बात करें हम कि नर्वस सिस्टम का एक डिजीज देखने को मिलती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो बेबी की बैक साइड होती है उसका फॉर्मेशन ही सही से नहीं होता है। वो किस वजह से देखने को मिलता है, हमें आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। तो क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड थेरेपी फॉर द विटामिन B12 डेफिशिएंसी रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को भी रिलीज करने के रिगार्डिंग बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहने वाले हैं हमारे, आयरन ओवरलोड स्टेट, कंडीशन सच एज द हीमोक्रोमेटोसिस एंड हीमोसिडोसिस वेयर एक्स्ट्रा आयरन डैमेज द पेरेन्काइमा। एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हीमोग्लोबिन पहले से ही ज्यादा है, तब आप इसको यूज मत करो। ये क्या कर सकता है, पेरेन्काइमा को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्पेसिफिक एनीमिक कंडीशन के बारे में। हेमोलाइटिक एनीमियाज वेयर आरबीसी ब्रेकडाउन क्रिएट हाई इंटरनल आयरन स्टोर एंड थैलेसीमिया सिंड्रोम। अब ऐसी कंडीशन जिसके में क्या देखने को मिलता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन बार बार हो रहा है, या फिर सडनली, या फिर अपन बात करें एक्सेसिव जो स्टोर्ड आयरन है उसका अपन को क्या देखने को मिलता है, ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, या फिर जो थैलेसीमिया वाली कंडीशन है उसमें हम इसका यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रग इन फूड इंट्रैक्शन के बारे में। एंटासिड एंड मिल्क की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम, या फिर बात करें अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट के बारे में, एंड मिल्क प्रोटीन राइज द GIPH फॉर्मिंग इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स डेट रिड्यूस द ओरल आयरन बायोएबिलिटी। क्या देखने को मिलेगा कि अगर अपन एंटा एसिड या फिर मिल्क को यूज करते हैं किसके साथ, आयरन के साथ, तो वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, लाडलो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं किस चीज को, आयरन की बायो अवेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में। इट बाइंड विद द मिनरल्स इन द स्टोमक टेकिंग इट एट द सेम टाइम एज आयरन रिड्यूस हाउ मच ऑफ बोथ मेडिसिन दे आर बॉडी एब्जॉर्ब। अब क्या होता है कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन वगैरह को सेम टाइम पे यूज करोगे तो हमारी बॉडी रिड्यूस हो जाती है किस चीज के रिगार्डिंग, एब्जॉर्प्शन के रिगार्डिंग, प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विटामिन C के बारे में, यानी कि एब्जॉर्बेट रिड्यूस द फेरिक आयरन Fe3 टू सोल्यूबल फेरस आयरन Fe2 ग्रेटली एक्सेलरेटिंग ड्यूडेनल एब्जॉर्प्शन। क्या देखने को मिलता है, ये रिड्यूस हो जाता है किसके रिगार्डिंग, कि जो फेरिक आयरन होता है वो रिड्यूस हो जाता है कंपेरिजन टू किसके, फेरस आयरन की, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं कि अगर आप फेरिक फॉर्म लोगे तो क्या वो देखने को मिलेगा, अपन को रिड्यूस देखने को मिलेगा, क्या, एसिलरेशन किस चीज का, एब्जॉर्प्शन होने का, किस कंडीशन में, फेरस का। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटी के बारे में। मतलब क्या क्या हमें साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट और टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस के बारे में, यानी ये क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल जाएगा, नोजिया, मेटेलिक टेस्ट देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक टेरी स्टूल देखने को मिलेंगे, एक्सट्रीमली कॉमन ड्यूरिंग ओरल आयरन थेरेपी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
tooth and tissue staining. Liquid iron cause the temporary staining of teeth if not diluted. अगर मान लो आप डाइल्यूट फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपन जो आयरन को यूज कर रहे हैं, अगर अपन ने डायरेक्ट आयरन यूज करा है या फिर अपन बात करेंगे अपन ने डाइल्यूट किए बिना आयरन को यूज किया है, तो वो क्या कर देंगे, हमारे स्टेन प्रोवाइड करते हैं किसके ऊपर, टीथ के ऊपर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन स्टेन सबक्यूटेनियस टिश्यू ब्राउन। अगर आप आईएम इंजेक्शन को यूज करते हैं तो आईएम इंजेक्शन की वजह से अपन को क्या देखने को मिलता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का ब्राउन कलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरेंटल एनाफाइलैक्सिस, यानी कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेक्स्ट्रोन कैन ट्रिगर द लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। अब अगर मान लो किसी ने क्या यूज करा है, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया किसका, डेक्स्ट्रोन का, तो ये क्या कर सकता है, कभी कभार ट्रिगर कर देता है किसको, लाइफ थ्रेटनिंग सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को। क्लियर, और इसके वजह से हमें और क्या देखने को मिल सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक्यूट आयरन टॉक्सिसिटी के बारे में। पीडियाट्रिक इमरजेंसी हो सकती है, एक्सेसिव इंजेक्शन लीड टू म्यूकोसल नेक्रोसिस। अगर आप लिमिट से ज्यादा या एक अमाउंट से ज्यादा क्या एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो आयरन वगैरह को, तो इस वजह से अपन को म्यूकोसल नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है, शोक देखने को मिल सकता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करें डेफ्रोक्सामिन इज एडमिनिस्ट्रेड एज द स्पेसिफिक आयरन चिलेटिंग एंटीडोट। अब क्या हुआ, एक एंटीडोट होता है किस चीज का, आयरन चिलेट का, नाम क्या होता है, डेस्फ्रेक्सोमाइन। ठीक है, डेस्फ्रेक्सोमाइन इसका हमें एग्जांपल देखने को मिल जाता है। लास्ट अपन बात करते हैं नर्सिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल के बारे में। क्लियर, तो नर्सिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या रहने वाले हैं हमारे, सबसे पहले अपन को क्या रोल ऑफ द नर्स होता है, द जेट ट्रैक टेक्निक। मतलब जब भी आपको किसी पेशेंट के आयरन एडमिनिस्ट्रेट करना है तो आप किस फॉर्म, मतलब किस प्रोसेस से यूज करते हैं या किस टेक्निक को यूज करते हैं, अपन जेड ट्रैक टेक्निक को अपन यूज करते हैं। Always use the J-track technique for deep intramuscular iron injection. This prevent bake leakage of the solution into subcutaneous tissue, avoiding long-term brown staining and the pain. अगर आप J-track टेक्निक का यूज करते हैं तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, जो सोल्यूशन होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज में लीक नहीं होता है, और लॉन्ग टाइम तक भी अगर आप इसको यूज करोगे तो जो ब्राउन कलर की स्टेनिंग आता है या फिर जो एक्सेसिव पेन होता है वो रिलीफ देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्फ्यूजन मॉनिटरिंग के बारे में। इन्फ्यूजन मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द एडमिनिस्ट्रेड आईवी आयरन स्टार्ट विद एन इनिशियल टेस्ट डोज। ठीक है, पहले अपन को क्या करना होता है कि पहले आप ओनली चेकिंग पर्पस के असेस या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को चेक करने के रिगार्डिंग स्लाइटली अमाउंट में सबसे पहले अपन यूज करते हैं मिनिमल डोज को। ठीक है, कंटिन्यूअसली मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन एंड लुक फॉर द साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टैकीकार्डिया एंड सीवियर इचिंग। यानी कि हमें इसमें और किन चीजों को ध्यान में रखना है कि कहीं पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो करनी हो रही है, कहीं टैकीकार्डिया कंडीशन तो नहीं है, सीवियर इचिंग कंडीशन तो नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थेरेप्यूटिक कंप्लेंट्स, मतलब एजुकेट पेशेंट ऑन फूड इंटरेक्शन। पेशेंट को आपको बताना है कि आपको क्या चीज लेनी है क्या चीज नहीं लेनी है डाइट में। एम्प्टी स्टोमक एडमिनिस्ट्रेड, जहां तक हो सके आप एम्प्टी स्टोमक यूज करें। द विटामिन सी सप्लीमेंट टू एनहेंस द हेल्थ आउटकम। और लास्ट में अपन पेशेंट को बताएंगे कि आप अपने डाइट के अंदर क्या लें, विटामिन सी को एज ए सप्लीमेंट यूज करना स्टार्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो किसके रिगार्डिंग थी, मेनली आज हमने देखा है हिमेटेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, हेमेटेक्स के बारे में आज हमने कंप्लीट किया। इसमें हमने देखा कि एनीमिया के रिगार्डिंग हमें क्या यूज करना होता है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो होगा हमारे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। क्लियर, इसके बारे में हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है फार्मा में, उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया। आज का जो हमारा स्टार्ट किया है हमने कार्डियोवास्कुलर एंड ब्लड डिसऑर्डर स्टार्ट किए हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट इस पर मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।